नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों पॉलिटी की लिस्टिंग हम लोग लगातार देख रहे थे और इसमें आर्टिकल नंबर 284 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आर्टिकल नंबर 284 में हमने देखा, सबसे पहले इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसे खोज लेते हैं, वो यहाँ पे है और हिंदी वाला यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, रेड कलर से मार्क किया हुआ है तो आप आराम से इसमें पहचान सकते हैं। थोड़ा सा आमने सामने नहीं दिया है इसलिए यहाँ पे मार्किंग करना आवश्यक है। तो जो अंग्रेजी वर्जन है उसमें आप देख रहे हैं कस्टडी ऑफ स्वीटर्स, डिपॉजिट्स एंड अदर मनीज रिसीव बाय पब्लिक सर्वेंट एंड कोर्ट्स, ठीक। और उसके जो प्रावधान है वहाँ हिंदी में आप देख लीजिए, लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य राशियों की अभिरक्षा। इसके बाद आर्टिकल नंबर 285 यानी 285 को देखेंगे, संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। संघ की जो संपत्ति है उसको राज्य के कराधान से छूट, ये वाला प्रोविजन हम लोग देख रहे हैं, मतलब एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन। इसके बाद आर्टिकल नंबर 286 या 286 आप कह सकते हैं, इसमें माल के क्रय या विक्रय पर, जो गुड्स होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उसके खरीद और फरोख्त पर अर्थात क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। ये जो पूरा प्रावधान है यहाँ देखिएगा, ये हिंदी वाला है और इसमें जो आर्टिकल कवर होता है वो 286 है। 286 में इस प्रकार के प्रोविजन हमें दिखाई देते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, रिस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स। इसके बाद आगे चलते हैं, 287 को देख लेते हैं। तो 287 और 288 लगभग मिलते जुलते हैं, हालांकि इसमें देखिएगा थोड़ा सा परिवर्तन है। असल में जल या विद्युत पर जो करों में छूट है उसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल नंबर 287 में हमें दिखाई देता है और 288 जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। इसमें असल में हिंदी वाला देखिएगा, पहले हिंदी वाले में आर्टिकल नंबर 287 में विद्युत पर करों से छूट जो है उसका प्रावधान दिखाई देता है, यानी जो यहाँ टैक्सेशन है उस पर एग्जेम्पशन प्राप्त हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पर जो टैक्सेशन होता है उसके संदर्भ में कहा जा रहा है। और उसके नीचे जो 288 है उसमें जल या विद्युत पर करों से छूट का प्रावधान है, मतलब यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की बात हो रही है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 289 को देखिएगा, अनुच्छेद 289 में ये कहा गया कि राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। राज्यों की जो संपत्ति और आय है उसको संघ के कराधान से छूट, ये वाला जो प्रोविजन है वो 289 में यानी 289 जो नंबर का आर्टिकल है उसके अंतर्गत दिखाई देता है। और उसका जो यहाँ पे अंग्रेजी वर्जन है, यहाँ देखिएगा त्रुटि कहाँ पे हुई है, यहाँ पे 289 होना चाहिए था, 288 तो हमने पहले ही देख लिया है। तो ये है आर्टिकल नंबर 289 जिसमें कहा गया एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ अ स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन, ठीक। और 289 को देखने के बाद अब आते हैं 290 पे। यहाँ आप ध्यान दे रहे होंगे जो अंग्रेजी वर्जन है उसमें 288 के बाद सीधा 290 आ गया है, बीच में एक स्किप कर रहा है, तो वो स्किप नहीं कर रहा है। असल में आर्टिकल नंबर 288 जो है उसमें एक और प्रावधान आप मिलता जुलता देख रहे हैं, तो इसको आप अंग्रेजी वाले में भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक। ये वाला हिंदी में दिया है लेकिन अंग्रेजी में यहाँ पे छपना जो है वो रह गया है। तो आर्टिकल नंबर 287 जो है उसमें विद्युत पर करों से छूट है और आर्टिकल नंबर 288 जो है उसमें जल और विद्युत दोनों के बारे में जो करों से छूट का प्रावधान है वो दिखाई देता है। उसके बाद तब जो आर्टिकल नंबर 289 है उसमें राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट, यानी आप जो यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन। इसके बाद आर्टिकल नंबर 290 और 290वें नंबर का जो अनुच्छेद है उसको ध्यान दीजिएगा, कुछ व्ययों और पेंशनों के, जो पेंशनें होती हैं और व्यय होते हैं उनके संबंध में समायोजन, और ये जो प्रोविजन है ये आर्टिकल नंबर 290 के अंतर्गत दिखाई देता है। यहाँ आप इसका अंग्रेजी वर्जन देख रहे हैं, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा बीच में वही डिस्टर्बेंस था, बाकी क्रमवार है। यहाँ 290A को देख सकते हैं आप, 290 का कहिए चाहे 290A कहिए, तो कुछ जो देवसम निधियाँ हैं उनको वार्षिक संदाय, ये जो प्रावधान है यहाँ पे जो इसके बारे में कहा गया है, एनुअल पेमेंट टू सर्टेन देवसम फंड्स। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिएगा 291 में हमने देखा यहाँ 290वां जो आर्टिकल है उसमें एक तो 290 के नाम से है, दूसरा 290 क है, दोनों को ध्यान दीजिएगा। 291 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें शासकों की जो प्रीवी पर्स की राशि है और इसको रिपेल्ड कर दिया गया है, ये निरस्त है। तो जो निरस्त वाले हैं उनको भी ध्यान से देखना आवश्यक होता है, क्योंकि कभी कभी जो बाहर किए हुए चीज़ें होती हैं उनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो दे रखा है, मतलब प्रीवी पर्स सम्स ऑफ रूलर्स, मतलब ये रिपेल्ड है, तो इसके बारे में जानते रहिए। इसके बाद 292 को देखिए, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, ये जो प्रोविजन है ये यहाँ पे 292 में दिखाई देता है, यानी बारोइंग बाय, यहाँ आप नीचे देख लीजिए, बारोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद 293 को देखते हैं, तो राज्यों द्वारा उधार लेना, भारत सरकार यानी यहाँ पे केंद्र की बात हो रही है और राज्यों के द्वारा जो उधार लेने का प्रोविजन है वो 293 में वर्गीकृत है, यानी बारोइंग बाय स्टेट्स। इसके बाद 269 क यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए। 269 क का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि ये पीछे का है,
लेकिन यहाँ इस जो मामला दिया जा रहा है उसमें इसका उल्लेख आवश्यक था। तो यहाँ पे 269 क में ये कहा गया कि माल के क्रय या विक्रय पर कर और माल के परेषण पर कर भारत सरकार के द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाएंगे। ये जो प्रोविजन है मतलब वो लगाए भी जाएंगे, उसकी उगाही भी की जाएगी और वसूली भी की जाएगी। दोनों जो प्रोविजन है वो इसके अंतर्गत दिखाई देते हैं। तो ये छोटा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो टेबल का अगला पार्ट स्टार्ट होता है उसमें हम लोग आर्टिकल नंबर 294 से आगे के जितने भी अनुच्छेद हैं उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जो प्रोविजन है वो किस संदर्भ में है। उनका संदर्भ है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार के अधिकार और सरकार के दायित्व। किसी को भी जब राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और वो उसे निभाना होगा, नहीं तो अधिकार उससे छीन लिए जाएंगे। तो वैसे ही सरकार भी जो है वो निरंकुश तो है नहीं, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसके पास राइट्स होते हैं निर्णय लेने के, उसे इम्प्लीमेंट करने के, तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटी होती है और जवाबदेही होती है और होनी भी चाहिए। तो यहाँ हम उन्हीं के बारे में देखेंगे, नहीं तो संविधान जो है उनके कान ऐंठने लगेगा। यहाँ 294 से स्टार्ट करते हैं। जैसे इस समय देखिए अभी कोर्ट जो है वो लोगों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब कि ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, क्यों ऐसी खतरनाक परिस्थिति पैदा हो गई है, कहाँ पर चूक हुई, इसके संदर्भ में कोर्ट एकदम हाथ धोकर पड़ा हुआ है और बहुत अच्छी बात है। तभी सरकार का जो दिमाग है वो सुधरेगा। 294 को देखते हैं। कुछ दशाओं में, नहीं तो ये लोग जो है वो चुनाव में व्यस्त थे। आप सोच लीजिए कि जो पश्चिम बंगाल का पूरा एरिया है वहाँ पे ये लोग रैली करने में व्यस्त थे और अब जब वर्चुअल मीटिंग हो रही है, आमने सामने मतलब स्क्रीन पर मीटिंग हो रही है, तो मास्क लगाकर दिखा रहे हैं कि हम बहुत प्रोटेक्शन दिखाना चाहते हैं। यहाँ किसी पार्टी या सत्ताधारी दल की निंदा नहीं हो रही है, लेकिन जो सरकार का तत्काल का रवैया है वो निराश करने वाला है। फिलहाल यहाँ देखते हैं। तो 294 को देखिए। कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। ठीक, ये जो प्रोविजन है ये आर्टिकल नंबर 294 में है। कुछ दशाओं में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, केवल कुछ जो स्पेशल यहाँ पे परिस्थितियाँ होती हैं, सिचुएशन होती है, उसकी बात की जा रही है। यहाँ देखिएगा, सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट्स एंड लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस इन सर्टेन केसेस। इसके बाद 295 में चलते हैं। तो इन दशाओं में, ये अन्य दशाओं की बात हो रही है। अन्य दशाओं में संपत्तियों, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार, ये बातें हैं। कुछ दशाओं में और अन्य दशाओं में, यहाँ थोड़ा सा शब्दों का अंतर है। तो संविधान में एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। पॉलिटी के जो टर्म होते हैं ना, मतलब एक छोटा सा शब्द रहेगा, उसके अंदर पूरा एक पैराग्राफ का अर्थ छिपा रहेगा। सुनने में वो साधारण लगता है लेकिन पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा कि थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में। अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार, यानी सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन इन अदर केसेस। यहाँ सर्टेन केसेस की बात हो रही थी, यहाँ पे अदर केसेस की बात हो रही है। यही दोनों का फर्क है। इसके बाद 296 को देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 296 में अगर चले तो यहाँ पे राजगामी या व्यपगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति, मतलब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, उसका जो मालिकाना हक है वो किसी व्यक्ति के पास था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है या वो किसी तरह से लापता हो जाता है या कुछ भी, तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। मान लीजिए उसने अपनी वसीयत करके रखी हुई है या कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे कि ये पता चल सके कि उसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो किसको दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसके मामले में क्या किया जाएगा। तो वो जितने भी प्रोविजन है, स्वामी विहीन होने का मतलब यही होता है। स्वामी विहीन होने का मतलब ये नहीं है कि बाप की मृत्यु हो गई और बेटों में संपत्ति बांट दी गई, तो वहां पे तो नए स्वामी बन गए, लेकिन जब वसीयत ही नहीं की है तब क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो प्रावधान है वो दिखाई देते हैं। 296 को आप देख रहे हैं और इसमें ये कहा गया कि प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय लैब्स और बोना वैकेंशिया, मतलब इसमें जो प्रावधान है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि राजगामी या व्यपगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। व्यपगत का जो सिद्धांत है वो आप डलहौजी के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। मतलब लॉर्ड डलहौजी का जो समय था उसने क्या किया कि बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट थी वहाँ पे जब कोई जायज या मतलब खुद का उत्पन्न किया हुआ वैध पुत्र उत्तराधिकारी के तौर पे नहीं दिखाई देता था तो वो दत्तक को रिजेक्ट कर देता था। मतलब दत्तक पुत्र को वो राजा मानने से इनकार कर देता था और उसके बाद वो पूरा राज्य अंग्रेजी सत्ता यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हस्तगत हो जाता था। ऐसा सिस्टम था। तो उस समय जो प्रिंसली स्टेट थी वो इसका विरोध करती थी क्योंकि बहुत सारे रजवाड़े ऐसे थे जो कि निसंतान थे और राजा की मृत्यु के बाद कोई एक जो है वो एडॉप्टेड सन होता था या एडॉप्टेड व्यक्ति होता था जो कि आगे की सत्ता संभालता था। ऐसा बहुत से राजघरानों में था और इसका फायदा डलहौजी उठाता है, मतलब उसी को वो हथकंडा बना लेता है। तो ऐसे ही यहाँ पे व्यपगत की बात की गई है। अब ये व्यपगत जो है ये नेगेटिव रिस्पेक्ट वाला नहीं है। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि जब संपत्ति लावारिस हो जाए तो उसके बाद सरकार उसके साथ क्या करेगी। इसके बाद 297 को देखते हैं। यहाँ देखिएगा, राज्य क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में, ध्यान दीजिएगा, राज्य क्षेत्रीय या राज्य क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय जो मग्न तट भूमि है उसमें स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। मतलब वो संघ की संपत्ति है, अर्थात भारत संघ की संपत्ति है। संघ का मतलब यहाँ पे सत्ताधारी केंद्र सरकार की संपत्ति नहीं है।
कोई भी सरकार उस पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकती, वो भारत संघ की संपत्ति है। ठीक, तो उसके बारे में जो प्रावधान है वो दिया हुआ है, और उसी का जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, थिंग्स ऑफ वैल्यू विद इन टेरिटोरियल वाटर्स और कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड रिसोर्सेज ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन टू वेस्ट इन द यूनियन। इसके बाद आगे चलते हैं, 298 को देखते हैं। व्यापार करने आदि की शक्ति इसमें दिखाई देती है, यानी पावर टू कैरी ऑन ट्रेड एक्सेट्रा। इसके बाद संविधाओं का जो प्रावधान है वो 299वें आर्टिकल में हमें दर्शनीय होता है। संविधाओं का मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम होते हैं। और आर्टिकल नंबर 300 को देखेगा, वाद और कार्रवाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं, मतलब स्वीट्स और प्रोसीडिंग्स का जो पूरा फंडा है या इसके जो प्रोविजन है वो इसके अंतर्गत दिखाई देते हैं। इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, आपने देखा ना पीछे की जो मूल अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, पहले संपत्ति का अधिकार भी उसी में शामिल था, लेकिन बाद में इसको उससे बाहर कर दिया गया है। तो ये कानूनी अधिकार, लेकिन मूल अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी श्रेणी में अब नहीं आता है। तो संपत्ति का अधिकार जो है इसके बारे में देखें तो 300 क जो है, अनुच्छेद 300 क या 300A, उसमें यह प्रोविजन किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। मतलब कोई कानूनी उसमें अगर दाव पेच नहीं है या कानूनी जो एकाधिकार है वो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और वही चीज़ यहाँ अंग्रेजी में है, पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ अगला वाला जो प्रावधान है वो 301 से स्टार्ट होता है, और इसमें हम लोग ट्रेड, कॉमर्स और जो इंटर कोर्सेज हैं उनके बारे में देखेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत संघ जो है उसके भीतर जो क्षेत्र है उसके अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम के जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 301 से लेकर 307 तक दे रखे हैं, और उन्हें हमें एक एक करके देखना है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 301 को अगर देखा जाए तो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यहाँ पर एक लाइन को कम से कम 2 बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है ताकि आप बढ़िया रिवीजन कर सकें। इससे आपको उबने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जल्दी जल्दी चाहिए तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, या आपको स्लो चाहिए तो वीडियो की स्पीड कम कर सकते हैं। यूट्यूब में ये विकल्प होता है, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ जो एजुकेटर आपको समझाते हैं उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि आप समझ सकें या उससे रिवीजन कर सकें, तो जल्दबाजी यहाँ इसीलिए नहीं की जा रही। ठीक, देखिए इसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऐसे दी हुई है, मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर कोर्सेज। इसके बाद 302 को देखते हैं, आर्टिकल नंबर 302 या 302वां जो अनुच्छेद है, व्यापार, वाणिज्य, समागम पर निर्बंधन। ध्यान दीजिएगा, व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति, मतलब पार्लियामेंट के पास कौन सी ऐसी पावर है, उसका जो पूरा प्रोविजन है वो यहाँ पर दे रखा है। 302 को देखिए, यहाँ पे पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। नेक्स्ट 303 को देखते हैं यहाँ पे, तो व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का निर्बंधन, ये जो यहाँ पे प्रावधान है वो दिखाई देता है। इसमें ये कहा गया है कि जो शक्तियां हैं उनका निर्बंधन किया गया है, मतलब शक्तियां भी निरंकुश नहीं होनी चाहिए, उन पर भी पाबंदियां होती हैं, तो उसके लिए संविधान बता कर गया है कि क्या करना है। और यहाँ देखिए 303वां, तो इसमें ये कहा गया है रेस्ट्रिक्शन ऑन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट विथ रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके बाद 304 को देखते हैं, तो 304 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें देखिएगा, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। जैसे हमने केंद्र वाले मामले में देखा है वैसे ही यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, तो राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। और 304 यहाँ सामने ही दे रखा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एमंग स्टेट्स। इसके बाद 305 को देखते हैं, तो विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली जो विधियां हैं उनकी व्यावृत्ति, ये जो प्रावधान है वो हमें अनुच्छेद 305 में दिखाई देता है, यानी सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड लॉज प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज। इसके बाद आगे चलें, ये 305वां आपने देखा। इसके बाद 306 या 306वां जो अनुच्छेद है उसके बारे में देख लेते हैं, तो पावर ऑफ सर्टेन स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, और ये रिपेल्ड है, मतलब इसे निरस्त कर दिया गया है। इसका जो हिंदी वर्जन है उसे भी देख लीजिएगा। पहली अनुसूची का जो भाग बी है या भाग ब आप कह सकते हैं, तो उसमें उल्लिखित राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति, और ये है निरस्त, तो निरस्त है, तो इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद 307, अब आर्टिकल नंबर 307 ये कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ आर्टिकल 301 टू 304। कहने का मतलब ये है कि जो अनुच्छेद 301 से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसे पूरा साफ कर लेते हैं, अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 304 तक का, यहाँ तक का, ये बीच के जितने भी प्रावधान यहाँ दिखाई दे रहे हैं 301 से 304 तक के, उनके जितने भी प्रयोजन हैं, जितने भी उद्देश्य हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, मतलब एक अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की जाएगी। और उसका मेन पर्पज यही होगा कि यहाँ जितने भी प्रोविजन ऊपर दे रखे हैं उनको कायदे से क्रियान्वयन किया जा सके। इतना हमने देखा 307 तक। अब उसके बाद आगे जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो हमारे काम की हैं।
मतलब सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लोक सेवाओं के बारे में यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम इसमें इंटरप्रिटेशन को देखते हैं, जो कि 308 नंबर के आर्टिकल में वर्गीकृत या प्रोविजन उसका किया गया है। इसे हिंदी में कहा जाता है निर्वचन। और उसके बाद 309 को देखते हैं, तो इसमें रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट, मतलब संघ या किसी एक राज्य की बात हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें और उसका जो पूरा प्रावधान है वो अनुच्छेद 309 के अंतर्गत दिखाई देता है। यानी आर्टिकल यहाँ पे अगर देखा जाए तो 309 की बात हो रही है, यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 310 को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 310 में अगर आप देखें, यहाँ पे दिया हुआ है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, मतलब जब वो नियुक्त होते हैं तो उसके बाद उनका पूरा एक सर्विस का समय होता है और उतने समय तक ही वो अपनी जॉब करते हैं, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो पदावधि है वो कितनी होगी ये दिया हुआ है, टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट। इसके बाद 311 को देखते हैं, तो संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, उन्हें पद से हटाया जाना। पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना, दोनों दो चीजें हैं। अभी सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन पॉलिटी में ये दो अलग टर्म है। तो पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना, या पंक्ति में अवनत किया जाना, मतलब उसे डिमोट किया जाना। जैसे डिमोशन होता है ना, प्रमोशन में आप आगे बढ़ते हैं और डिमोशन में पीछे चले जाते हैं, तो वो वाला काम जो है उसका प्रावधान पूरी तरह से 311वें अनुच्छेद में दिया हुआ है। और उसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है यहाँ देख लीजिएगा, डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन री-एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट। ये जो प्रोविजन है ये अनुच्छेद 311 के अंतर्गत डाले गए हैं। इसके बाद 312वां देखिएगा, तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो पूरा जिक्र है वो 312वें अनुच्छेद में दिखाई देता है, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज की बात हो रही है। इसके बाद 312 क को देखेंगे, तो कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की जो पार्लियामेंट की पावर है, संसद की शक्ति है, उसका प्रोविजन हमें दिखाई देता है आर्टिकल नंबर 312A में या 312 क में। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज। इसके बाद 313 को देखिएगा, इसमें संक्रमणकालीन उपबंध दिखाई देते हैं, यानी ट्रांजिशनल जो प्रोविजन है उनका पूरा जो फंडा है वो 313वें अनुच्छेद में दिखाई देता है। उसके बाद 314 को आप देखिए, कतिपय सेवाओं से पहले सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान है उसका पूरा ब्यौरा इसमें दिया हुआ था, लेकिन मजे की बात यह है कि इसको रिपेल्ड कर दिया गया है, ये निरस्त है। इसमें से कुछ जो आर्टिकल हैं वो आपने अधिकतर देखे होंगे कि निरस्त दिखाई दे रहे हैं, तो वो वर्तमान में क्रियान्वयन में नहीं है, या उसे आप कह सकते हैं कि पावर में नहीं। यहाँ प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज ये रिपेल्ड है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये तो हमने लोक सेवाओं को देखा। अभी लोक सेवा आयोग के बारे में जो प्रोविजन है वो स्टार्ट होता है 315वें अनुच्छेद से। लोक सेवाओं में चाहे तो हम उसे भी डाल सकते हैं क्योंकि है तो उसी से जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ अलग करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। देखिए 315वां जो आर्टिकल है उसे अगर देखा जाए तो संघ और राज्यों के लिए, यहाँ पे राज्य की भी जो बातें हैं वो भी जोड़ी गई है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो प्रोविजन है वो 315वें अनुच्छेद में दिखाई देता है, और उसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप यहाँ देखेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। इसके बाद 316 को देखिए, इसमें यह कहा गया कि अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, यानी सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि कितनी होगी। मतलब लोक सेवा आयोग जो है उसके अंदर भी आप देखते हैं कि एक चेयरमैन होता है, बहुत सारे उसके मेंबर्स होते हैं, तो उनकी नियुक्ति का जो पूरा प्रोविजन है और वो कितने समय तक काम करेंगे, कब रिटायर्ड होंगे, इस प्रकार के जितने भी प्रावधान है उनका वर्गीकरण यहाँ पे 316 में जो आर्टिकल है उसमें किया गया है। इसके बाद देखिए 317वां, अगर पद पर नियुक्ति हुई है तो पद से हटाया भी जाएगा, तो हटाने वाले जो प्रोविजन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब 317वें आर्टिकल में। और इसमें ये कहा गया कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलंबित किया जाना, मतलब दोनों ही जो प्रावधान है वो यहाँ दिखते हैं। 317 आप यहाँ से देख सकते हैं, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद 318वें को देखिए, लोक सेवा आयोग के या आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। ये जो प्रोविजन है वो 318वें में दिखाई दे रहा है, पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर एंड स्टाफ ऑफ अ कमीशन। इसके बाद 319 को देखिए, आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति। मतलब यहाँ आयोग कुछ अपनी ओर से भी नियम बनाता है और कुछ तो सरकार के अधीन होते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रोविजन है वो दिए हुए हैं, आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति। मतलब प्रोहिबिशन, ये 319 को आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे पूरा साफ करके फिर से देखते हैं। यहाँ देखिएगा, इसमें कहा गया कि प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिसेस बाय मेंबर ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग
टू बी सच मेंबर्स। इसके बाद नीचे देखिए 320, इसमें ये कहा गया कि लोक सेवा आयोगों के जो कृत्य हैं वो इसमें शामिल है, यानी फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 321 यहीं पर दे दिया है और हिंदी वाला नीचे है। तो 321 में क्या कहा गया, पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस, और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ 321 को हिंदी में आप देख लीजिए, लोक सेवा आयोग के कृत्यों पर विस्तार, जो उसके कृत्य हैं यानी उसका जो कार्यान्वयन है, काम करने की पूरी पावर है, क्रियाकलाप आप कह सकते हैं, उसका विस्तार करने की शक्ति। इसके बाद 322 को अगर देखा जाए तो लोक सेवा आयोगों के जो व्यय हैं, मतलब एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो प्रोविजन है वो 323 में दिखाई देता है। इसके बाद ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखते हैं। कोर्ट्स के बारे में तो हमने पीछे ही देख लिया है, मतलब उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में देखा। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि लंबित हो जाते हैं और कोर्ट में फिर फाइलों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, तो उनकी सुनवाई के लिए अलग से एक संस्था या अलग से एक बोर्ड बना दिया जाता है जो कि ट्रिब्यूनल कहलाता है। ये न्यायाधिकरण होते हैं, इनका भी मेन काम वही होता है, न्याय करना, और त्वरित सुनवाई और त्वरित जो निपटारा होना चाहिए, सब तक न्याय की पहुंच होनी चाहिए, उसको करने के उद्देश्य से इनका गठन किया जाता है। जैसे अंतर्राज्यीय नदी विवाद है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बना दिए जाते हैं कि राज्य का मामला है तो उतना वहीं पर सुलझा लिया जाए, क्योंकि कोर्ट के पास पहले से ही बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पर अधिकरण का जो प्रावधान है उसमें अगर आप देखें तो प्रशासनिक अधिकरण की बात हो रही है और अन्य विषयों के लिए जो अधिकरण बनते हैं उसकी भी बात हो रही है। मतलब ट्रिब्यूनल के भी दो टाइप आप यहाँ पर देख सकते हैं। 323A को आप देख लीजिए, इसमें आर्टिकल नंबर है, मतलब 323 क कहें चाहे 323A कहें, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात हो रही है। और 323B की अगर बात करें तो ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, जो अन्य मामले हैं उनके संबंध में जो ट्रिब्यूनल है उनकी बात हो रही है। इसके बाद निर्वाचन की बात कर लेते हैं। निर्वाचन यानी इलेक्शन। तो इलेक्शन के बारे में जो प्रोविज़न है वो 324 से स्टार्ट होकर 329वां जो अनुच्छेद है वहाँ तक चला गया। इसमें शुरू करते हैं 324 यानी 324 में से। इसमें यह कहा गया कि निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये पहला प्रोविज़न है। यानी आप इसे ऐसे देख सकते हैं, सुपरिटेंडेंस, नीचे आप देख लीजिए, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। मतलब यहाँ चुनाव आयोग से संबंधित जो प्रावधान है, निर्वाचन आयोग कहिए चाहे चुनाव आयोग कहिए, एक ही बात है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है इसमें ये सारी चीज़ों का जो कंट्रोल है वो निहित होता है। चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी, मतलब मतगणना कराना, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करना, चुनाव को पारदर्शितापूर्ण कराना, ये सारा उत्तरदायित्व मूल रूप से इलेक्शन कमीशन का ही होता है। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब इलेक्शन कमीशन पर भी ऊपर से दबाव बन जाता है। जैसे कि अभी जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर बार बार अंगुलियां उठती हैं कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है। अब ये इतने सारे लोग मिलकर अगर चिल्ला रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ तो पेंच है। अब पेंच क्या है ये कोई नहीं जानता है और न सामने आने वाला इतनी जल्दी है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा है जो कि लोगों को संदिग्ध करता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, 325 की बात कर लेते हैं। तो 325वां जो अनुच्छेद है उसको अगर देखा जाए तो इसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना, ये दिया हुआ है। मतलब नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन, यहाँ आप देख लीजिए, फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल स्पेशल, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, मतलब जो नेक्स्ट उसका है वो इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। मतलब यहाँ जो भेदभाव का आधार है वो रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के आधार पर नहीं होगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग जो है इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो निर्वाचक नामावली है उससे अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है और उनकी रक्षा के लिए वो कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दायर कर सकता है और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया वहीं पर थम सकती है। ये पूरा प्रोसेस है। इसके बाद आगे चलते हैं, 326 को देख लेते हैं। तो 326वां जो अनुच्छेद है वो यहाँ पर दिया हुआ है और इसे आप देख रहे हैं। इसमें कहा गया कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। वयस्क मताधिकार का मतलब वही है 18 साल की जो आयु के बालिग लोग हैं वो मतदान कर सकते हैं। पहले ये 21 की सीमा थी, अभी 18 हो गई। तो माना जाता है कि 18 वर्ष की आयु तक आते आते जो युवा होते हैं उनके सोचने समझने की शक्ति इतनी डेवलप हो जाती है कि वो अपने हिसाब से किसी उम्मीदवार को चुन सकते हैं, मतलब निष्पक्ष होकर वोट दे सकते हैं जिसे वो ठीक समझे। तो यहाँ देखिए वयस्क मताधिकार के आधार पर ये जो निर्वाचन है इसका होना, ये 326वें में प्रावधान किया गया। मतलब इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपुल एंड टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे 327 आप देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों से संबंधित या निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अब यहाँ पे संसद का क्या रोल हो सकता है, उसकी कितनी पावर्स हैं या उसकी कितनी लिमिटेशन है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 327 में। यहाँ कहा गया कि पावर ऑफ पार्लियामेंट
टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन, और यहाँ आप देख लीजिए इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। इसके बाद 328 को देखिएगा। 328 में कहा गया कि पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 329 और 329A, ये दो और बचे हुए हैं। तो 329वां जो है उसमें ये कहा गया कि बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, यानी जो निर्वाचन संबंधी मामले होते हैं उसमें न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। हालांकि जब एकदम एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए और लगे कि भाई चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और लोकतंत्र पर संकट मंडरा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट अपने विशेषाधिकार के थ्रू वहां पर इंटरफेयर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चुनाव आयोग जो है वो कुछ भी करके चला जाएगा और एकदम से उसे माफ कर दिया जाएगा। अगर सबूत पर्याप्त मात्रा में है और ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, तो लोकतंत्र का सीधा सीधा कनेक्शन हमारे संविधान से है, और वहां पर जब संविधान के रक्षण की बात आएगी तो कोर्ट इंटरफियर कर सकता है, लेकिन तभी। तो यहाँ हमने देखा, और बाकी मामलों में वो इंटरफियर नहीं करेगा। इसके बाद 329A को देखा जाए तो इसमें प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी जो विशेष प्रावधान थे वो इसमें मौजूद थे, लेकिन ये रिपेल्ड है, अर्थात निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ आप देख लीजिए इसका अंग्रेजी वर्जन, स्पेशल प्रोविजन एज टू इलेक्शन टू पार्लियामेंट इन द कास्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर, और ये रिपेल्ड। यहाँ तक हमने चुनाव प्रक्रिया यानी चुनाव वाला जो मामला, इलेक्शन वाला मामला था, उसको देखा, और ये आर्टिकल नंबर 324 से स्टार्ट हुआ था और 329A तक ये लंबा खिंचा। अब इसके बाद जो आगे के प्रोविजन हमें देखने हैं उसमें आप यहाँ देख सकते हैं स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, यानी कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष उपबंध हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। अब ये कौन कौन से उपबंध हैं, कौन कौन से मामले हैं, उनको देखने की आवश्यकता है। तो 330 से स्टार्ट होता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 330 में आपने देख ही लिया है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों दोनों के लिए स्थानों का आरक्षण। एक समय ऐसा था कि ये जो वर्ग होते थे इन्हें शूद्र और एकदम निम्न वाली जो कैटेगरी होती है उसमें डाला जाता था, और इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो उच्च वर्ग कथित तौर पे होते थे वो इनके साथ बहुत भेदभाव, जुल्म वाला बर्ताव करते थे, इनका शोषण करते थे। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए और इनकी जो कंडीशन है उनको उसको इम्प्रूव करने के लिए और सबको बराबर का अधिकार दिलवाने के लिए यहाँ पर संविधान में बहुत सारे प्रोविजन है, और आरक्षण उसी में से एक। लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन अब नहीं होना चाहिए, कास्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, और जिन्हें मिल रहा है वो इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये तो भाई अपने अपने फायदे की बात है, लेकिन रिजर्वेशन को लाया क्यों गया, उसके पीछे जो उद्देश्य था वो भला ही था। मतलब जो दबे कुचले वर्ग थे, जो पिछड़े हुए वर्ग थे, उनके उत्थान की आवश्यकता थी, क्योंकि मानव मात्र का कल्याण करना ये लोकतंत्र का उद्देश्य होता है। यहाँ पे जाति धर्म का कोई अस्तित्व है नहीं, जाति धर्म लोगों का अपना दिमागी है, अपने मन में रहता है। तो ऐसी कंडीशन में जाति के आधार पर आरक्षण इसलिए दिया गया क्योंकि कुछ विशेष जाति के लोग ही पिछड़े हुए थे और उन्हीं का ज़्यादा शोषण हो रहा था। यही कारण था कि यहाँ जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया। आरक्षण का आधार जो है वो थोड़ा सा व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जब जैसी आवश्यकता हो तब तैसा रिजर्वेशन जो है वो होना चाहिए। मतलब आर्थिक आधार पे आवश्यक है तो आर्थिक आधार पे दीजिए, जाति के आधार पे आवश्यक है तो जाति के आधार पे दीजिए। लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो बाकी वर्ग हैं जो कि आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं, उनके साथ कहीं पर कोई भेदभाव ना हो जाए, दोनों के साथ समान बर्ताव हो, क्योंकि समानता ही स्थापित करना ये मेन पर्पज़ है। तो ऐसे में आप किसी एक को बहुत ज़्यादा अगर उठाएंगे तो दूसरा वाला दबेगा, और दूसरे को उठाएंगे तो ये जो सामने वाला है वो दबेगा। तो ऐसे में ध्यान देना और बैलेंस क्रिएट करना ये सरकार का भी उत्तरदायित्व होता है। फिलहाल इसमें नहीं पढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। तो इसमें आप देखिए 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन हाउस ऑफ द पीपुल। इसके बाद 331 को देखिएगा, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ये जो प्रोविजन है मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ द पीपुल, यहाँ आप देखिए। इसके बाद 332 जो है, इसमें ये कहा गया कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण यानी रिजर्वेशन ऑफ, यहाँ देख लीजिएगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ये वाला प्रोविजन है। ये अनुच्छेद 332 है। इसके बाद 333वां जो है उसको देखेंगे तो 333वें में ये कहा गया कि राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। इसके बाद 334 70 वर्ष के बाद सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति। और यहीं पर आकर बखेड़ा खड़ा होता है। लोग तर्क देते हैं कि भाई 70 साल हो गया तो अब खत्म करो, लेकिन तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उसको अच्छे से पहले मूल्यांकन कर लेना चाहिए, और उसके बाद तब आरक्षण की अगर आवश्यकता है तो उसको लागू रखें, नहीं आवश्यकता है तो खत्म कर दें। अब ये विवाद का विषय है, क्योंकि यहाँ जिसको लाभ मिलेगा वो विरोध करेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो कहेगा कि भाई खत्म करो।
तो ऐसे में संविधान किस ओर जाएगा ये सोचने वाली बात है, और इसमें नीति निर्माता जो होते हैं उनका भी रोल होता है। लेकिन नेता जो है उनका ये है कि भाई अगर आरक्षण खत्म करते हैं या आरक्षण में कोई फेरबदल करते हैं तो इससे मेरा वोट बैंक प्रभावित होगा, ये एक बात है। तो लोकतंत्र की जो अस्मिता है उसके बारे में सोचना चाहिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये प्रोविजन संविधान का ही है, ये अपनी ओर से कहीं से जोड़ा नहीं गया है। 70 वर्ष के बाद जो सीटों का आरक्षण है और विशेष प्रतिनिधित्व है उसकी समाप्ति, मतलब जिस समय संविधान बना था उस समय जो पॉलिसी मेकर थे उनका ऐसा मानना था कि 70 साल में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, ये जो बिगड़ी हुई दशा है सुधर जाएगी, तो उसके बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये कहा गया। और 334 यहाँ आप देख लीजिए, इसमें कहा गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर 70 ईयर, सीज कर दिया जाए इसे। और उसके बाद 335 तो सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों के दावे यानी क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू सर्विस एंड पोस्ट। इसके बाद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध, ये वाला जो प्रोविजन है, मतलब स्पेशल प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन सर्टेन सर्विसेज। इसके बाद 337 है तो आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध, ये जो प्रोविजन है वो आप देख रहे हैं 337 में। और उसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें कहा गया कि स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इसके बाद 338 को देखते हैं तो 338 में कहा गया, यहाँ देखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का इसमें प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये इसका वर्गीकरण कहाँ पे है, 338वें अनुच्छेद में है, इसको ध्यान दीजिएगा। आयोग कौन कौन से आर्टिकल में रखे गए हैं, कौन सा आयोग कहाँ पर है, इसका नंबर पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका जो आर्टिकल है वो 338 है, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसके बाद 338 क या ए आप कह सकते हैं, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये जो प्रोविजन है वो आप देख रहे हैं। इसके बाद 339 को देखें तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, ये जो प्रोविजन है 339 कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। इसके बाद 340 को आप देखेंगे, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ आप 340 को देख रहे हैं। 341 को देखिएगा, शेड्यूल कास्ट के बारे में इसमें प्रोविजन है। उसके बाद 342 में शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में है। 342 ए जो है लास्ट वाला इस पूरे पार्ट का, उसमें अगर देखा जाए तो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशली और एजुकेशनली मतलब सामाजिक स्तर पर और शैक्षणिक स्तर पर जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए जो प्रावधान है या उनके बारे में जो बातें कही गई हैं वो हमें दिखाई देती हैं 342 ए में। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उससे जुड़े हुए प्रोविजन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मतलब संघ की राजभाषा क्या होगी या इस प्रकार के अन्य जो मुद्दे हैं। तो यहाँ तक हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया है। आगे की श्रृंखला अभी जारी रहेगी और जितने भी आर्टिकल या जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं उसे हम इस पूरी लिस्टिंग की सीरीज में कवर करेंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।